नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और आज की इस लेक्चर में बात करेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के ऑब्जेक्टिव इक्वेशंस की, सिर्फ ऑब्जेक्टिव इक्वेशंस की। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने पहले लिख के दे रखे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का आपको पैटर्न तो पता ही, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर का बड़ा सवाल, उसमें भी 1 नंबर की डेफिनेशन और 2 नंबर का डेरिवेशन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का जो मैंने यहाँ पे ले रखा है, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। तो बच्चों क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये इसका कौन सा है, कूलम्ब। इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो कूलम्ब स्क्वायर n-1 और m-2 इसको ऊपर लेके गए ले तो क्या बनेगा इसका कूलम्ब स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला बोला है द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप इससे निकाल लीजिएगा। तो देखो डायमेंशन निकालने के लिए आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क और चार्ज की आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए। तो वेलोसिटी होती है L1T-1, एक्सेलरेशन होता है L1T-2, फोर्स होता है, फोर्स की डायमेंशन होती है M1 L1T-2 और चार्ज की होती है A1T1। तो यहाँ से इसको आप सब सोल्व करोगे तो आप इसकी सबकी डायमेंशन रख के सोल्व करो तो आपको मिल जाएगा, ये साइज मिलेगा आपको M1 M-1 L-3 T4A2 मिलेगा आफ्टर सॉल्विंग। ठीक है, सी की भाई कूलम्ब क्या होता है A1T1, इसका भी स्क्वायर कर लेना। नीचे फोर्स है न्यूटन, तो क्या रहेगा ये M1 L1T-2 रहेगा और साथ में L2 रहेगा। इसको आप सोल्व करो तो आपको मिलेगा M-1 L-3 T4A2 मिल जाएगा। बोलो क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछ ली है, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो क्या होती है 8 पॉइंट, देखो यहाँ यूनिट के साथ याद करना, 8.85 इंटू 10⁻12। लेकिन यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो ये नहीं है कि, तो इसका है कि 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको अपन मतलब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं कूलम्ब लॉ का। तो के कितनी होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रहेगी 9 इंटू 10⁻9 और इसका मात्रा क्या रहता है न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट मात्रा, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर रहेगी। क्या बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का, द यूनिट, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करो ना, ऑब्जेक्टिव से हम सोल्व कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटीज। तो क्या होती है देखो एप्सिलॉन आर क्या होता है आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। तो यहाँ से ये क्या आएगा यूनिट, भाई दो सेम रेशियो का मतलब सेम क्वांटिटी का रेशियो है तो यूनिट लेस रहेगा। क्या रहेगा आपका ऑप्शन सी यूनिट लेस रहेगा। क्या बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे यूनिट का ले लिया, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है E इज इक्वल टू F/Q। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी फोर्स न्यूटन पर कूलम्ब, इसी को बोलते हैं वोल्ट पर मीटर भी हो सकते हैं, न्यूटन पर कूलम्ब भी रहेगी वोल्ट पर मीटर। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन बोथ ए एंड बी, बोथ ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर। आगे इसकी डायमेंशन पूछ लिए, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये रखना, याद रखना क्या मैंने क्या बोला था अभी आपको, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क और चार्ज का यूनिट याद रखिएगा। तो देखिए अभी न्यूटन पर कूलम्ब, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम्ब। तो न्यूटन क्या होता है M1 L1T-2 रहेगा। नीचे क्या होगा चार्ज, ये L-2 हो गया, नीचे चार्ज है, चार्ज क्या होता है A1T1। इसको जब सोल्व करें तो देखो ये T1 ऊपर जाके न्यूमरेटर में तो T-1 हो जाएगा। तो आएगी M1 L1T-3 A-1, M1 L1T-3 A-1 इसका ऑप्शन रहेगा। नहीं है क्या इसमें, है ही नहीं। M1 L1T, ये हो गया ना ऑप्शन ए, M1 L1T-3 A-1 ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2 ये होता है। अब 2 ये तो क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, तो ये कूलम्ब इंटू मीटर, कूलम्ब इंटू, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी कूलम्ब इंटू मीटर रहेगी, कूलम्ब इंटू मीटर, कूलम्ब इंटू मीटर। आगे इसके चलिए अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले भी लिख के दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P वेक्टर एंड सॉरी टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P वेक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज। तो सीधा फॉर्मूला को याद करना है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, इन वेक्टर फॉर्म P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। और वैसे मैग्नीट्यूड वाइज बात करते क्या रहेगा P E sin थीटा विद थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। तो P क्रॉस ई वेक्टर फॉर्म में है ना फॉर्मूला, P क्रॉस P नहीं होता है, P क्रॉस ई होता है, ठीक है। ये वेक्टर की कहानी है ना, P क्रॉस ई, अगर इनवर्ड है तो P ई क्रॉस P आउटवर्ड होगा, यहाँ डायरेक्शन का भी रोल होता है, वही वही वेक्टर अपन मतलब वेक्टर प्रोडक्ट की कहानी यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे तो P क्रॉस ई रहेगा, बोलो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस, तो बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर क्या लगता है, ओनली टॉर्क ओनली। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो टॉर्क एज वेल एज फोर्स बोथ है ना, दोनों रहेंगे। या यूनिफॉर्म के अंदर केवल टॉर्क ही अप्लाई होगा, ठीक है। टॉर्क ओनली, अगला बाकी सारे ऑप्शन आप गलत है पढ़ लेना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल इज रिलेटेड टू डिस्टेंस आर एच। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होती थी, तो इक्वेटोरियल लाइन पे होती है ई इक्वेटर होता है 2kp/r³ होता है, सॉरी एक्जियल लाइन पे, इक्वेटोरियल नहीं एक्जियल लाइन पे, और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होती है kp/r³ होता है। क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे होती है, मैं इसको रब करता हूँ एक बार, इक्वेटोरियल लाइन यहाँ तो ये तो होती थी आपका 2kp/r³ ऑन दी एक्जियल लाइन, और इक्वेटर लाइन पे क्या होती है kp/r³ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे देखिए ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल r³ है, ई इनवर्स प्रोपोर्शनल r³। तो यहाँ पे जो ई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं अपन, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁻³ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r³ भी बोल सकते हैं, या r⁻³ के प्रोपोर्शनल, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल r³ या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁻³ बोला जा सकता है। तो ये हो गया इसका, ठीक है। बस जबकि पॉइंट चार्ज से क्या होती है, पॉइंट चार्ज की होती है E = k⁻r², तो पॉइंट चार्ज की होगी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² होती है, लेकिन डाइपोल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यूब के है ना, r के डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई = E वेक्टर डॉट E वेक्टर, अगर वेक्टर में बोल तो E वेक्टर डॉट E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज द एरिया वेक्टर, और वैसे क्या आएगा E a cos थीटा, E a भाई डॉट हटेगा तो क्या आएगा cos आएगा, स्केलर प्रोडक्ट की कहानी। तो देखिए E क्या होता है न्यूटन पर कूलम, और ये एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, तो इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम रहेगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दूँ वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर भी बन सकता है। इसकी दोनों यूनिट होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी होती है और वोल्ट इंटू मीटर भी होती है। तो यहाँ ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखो, नहीं ये तो नहीं, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन सी वोल्ट इंटू मीटर, तो ऑप्शन डी भी गिवन है बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या होगा बोथ बी एंड सी, दोनों बोथ बी एंड सी। अगर ये देते ऐसे हो जाएगा, ये देते मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिया, दोनों होती है। तो जो भी आपको पहचानने जो भी बोले तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी, बोलो क्लियर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डायमेंशन के लिए आप इसको सोल्व कर लेना बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो मैंने आपको बोला ना, आप ये याद, न्यूटन फोर्स की तो आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है m1 L1 T-2, चार्ज क्या होता है A1 T1 आंटी, A1 T1 ऐसे AT, ये सब याद कर लीजिए आप, और बाकी डिस्टेंस का L होता है। तो इसका सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा m1 L3 T-3 ऐसा, यानी आपका इसका ऑप्शन ए ही आ जाएगा। आप सोल्व करना है ना, सभी वैल्यूज है यहाँ पे m1 L1 T, इसकी m1 L1 T-2, ये हो जाएगा L2 एक A1 T1। तो आप सोल्व करोगे तो आपको इसका आंसर ये मिल जाएगा, बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 14, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज +-1 माइक्रोकूलम एग्जिस्ट इनसाइड ए स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ आउटगोइंग फ्लक्स फ्रॉम द गॉसियन सरफेस इज। ऐसा बोल रहे हैं कि अपने पास एक क्या है, एक स्पेयर है, क्या है उसके अंदर क्या रखा हुआ है +-, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा एक ही सर्कल लेना होगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि एक स्पेयर है, ठीक है, और इस स्पेयर में क्या रखा हुआ है, स्पेयर में +-1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। तो इससे क्या निकलेगा आउटगोइंग फ्लक्स। तो यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलते हैं, गॉस लॉ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, फाई टोटल क्या होता है सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आता है ना क्यू इन, वेयर क्यू इन क्या होता है टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे देखिए टोटल चार्ज कितना हो गया +- क्या हो गया, टोटल नेट चार्ज कितना है यहाँ पे 0। जब नेट चार्ज 0 तो यहाँ करोगे आप 0/एप्सिलॉन, इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। देखिए जब भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो किसी गॉसियन से किसी क्यूब के अंदर या किसी स्पेयर के अंदर, तो उससे नेट फ्लक्स क्या होता है 0 रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, 0 ही रहेगा। क्या बात क्लियर है,
तो ये भी आपको, या मान लीजिए क्यूब है, क्यूब में एक डाइपोल रख दिया तो भी डाइपोल में नेट चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो भी वहाँ से नेट चार्ज जीरो हो गया, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई। प्लस से चिन्ह चलो साइन करना छोड़िए, प्लस से बाहर होता है, माइनस के अंदर होगा, तो वो नेट चार्ज जितनी लाइन्स में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर उतनी बाहर होगी, तो वो नेट चार्ज जीरो, मतलब नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर सीधा फॉर्मूले से कितना रहेगा, 5, मतलब टोटल फ्लक्स कितना होगा, आउट गोइंग फ्लक्स कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। बोलो क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिए एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है आपका लेमडा क्यू बाई एल होता है, सेकंड सिग्मा होता है, सिग्मा में क्या आएगा, चार्ज अपॉन एरिया, एक होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, उसमें क्यू बाई वी वॉल्यूम आता है। तो अगर मैं बात करूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी तो वो कूलाम पर मीटर होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो वो कूलाम पर मीटर स्क्वायर होगा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसका यूनिट कूलाम पर मीटर क्यूब रहेगा। तो यहाँ सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो यूनिट रहेगी, क्या रहेगी, कौन सा क्या है सरफेस, तो क्या रहेगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेरिकल सेल। तो स्पेरिकल सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, स्पेरिकल सेल के इनसाइड में, ये कोई मान लीजिए अपने पास स्पेरिकल सेल है, इसके इनसाइड में ई की वैल्यू कितनी रहती है, जीरो होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ऑब्जेक्टिव का क्या बोल रखा है, बोला हुआ है कि ए चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस इज। ऐसा बोलना चाहिए, क्यूब अपने पास क्या है, एक क्यूब है और क्यूब के अंदर क्या रखा हुआ है, ऐसा मतलब क्यूब है ना, आप समझ गए। इस क्यूब के अंदर एक क्या पुट कर रखा है, मतलब एक क्यू चार्ज रखा हुआ, तो इसके किसी भी एक फेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, आपको कितना फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स निकालना है। तो देखिए जब, तो यहाँ गॉस लॉ से क्या होगा, फाई टोटल क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 6 फेसेस से, तो 1 फेस से क्या आएगा, इसको डिवाइड बाई 6 कर देना, डिवाइड बाई 6 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर टोटल पूछता तो ये ऑप्शन ए सही होता, ये पूछ रहा है थ्रो एनी सरफेस, तो ये क्या रहेगा, क्यू अपॉन 6। तो इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ये रहेगा। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो ले रखा है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन टू इक्वेटोरियल लाइन। तो ये आपको पता ही है, एक्सिस पे क्या होता है 2 kp अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड kp अपॉन आर क्यूब। तो रेशियो क्या आएगा, 2:2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1। ठीक है, बोलो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रखा है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड के सैंपल 2023 का ही क्वेश्चन है, एफ इज दी, ऐसा बोला है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर, जो भी इसका नंबरिंग चेंज कर देगा, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया ना। एफ इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, दो, ऐसा बोले दो चार्ज है, क्यू मान लीजिए, Q1 Q2 मान लीजिए, इनके बीच जो भी डिस्टेंस रहा होगा, इनके बीच फोर्स क्या गिवन है, एफ, यानी एफ क्या होगा, के कुलॉम बाई कुलॉम्स लो, के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर रहेगा। तो ये बोल रहा है, ठीक है। फिर आगे बोला है, इफ दी डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल बी। ये बोला कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस को ट्रिपल कर दे, क्या कर दे, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दे, तो फोर्स क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो न्यू फोर्स होगा उसको आप बोल दीजिएगा एफ डैश। एफ डैश क्या आएगा, के बाई के तो कांस्टेंट है, Q1 चेंज किया नहीं, Q2 चेंज किया नहीं, आर डैश को बोल रहा है 3R का स्क्वायर करोगे तो बच्चों ये बन जाएगा के Q1 Q2 अपॉन 9R स्क्वायर, और इसको आप क्या बोल सकते हो, एफ बोल सकते हो। तो एफ डैश क्या आएगा, एफ डैश आपको मिलेगा एफ बाई 9, तो पहले से एफ बाई 9, इसका ऑप्शन तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब यहाँ से यूँ याद कर लीजिए, अगर इसके डिस्टेंस को डबल करेगा तो फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, इस डिस्टेंस को ट्रिपल करेगा तो फोर्स 9 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, अगर डिस्टेंस को 4 टाइम करता है तो फोर्स 16 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, स्क्वायर में डिक्रीज होगा। जैसे 5 टाइम कर दिया तो 25 टाइम डिक्रीजेज फोर्स, अगर इसको डिस्टेंस को 6 टाइम कर दिया तो 36, 7 टाइम तो 49 टाइम्स ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस हाफ कर दिए तो R/2 तो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस हाफ कर रहा है तो 1 क्या करोगे, R/2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 जाएगा ऊपर, तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज, यानी उस टाइम 4F हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस के साथ खेलना आपको आना
चाहिए। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बाकी जो डेरिवेशंस है वो मैंने आपको पहले ही सेम, जो पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए थे उनमें मैंने लिख के आपको पहले से ही दे रखे। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी ये पीडीएफ, इसको आप ये क्वेश्चंस देख सकते हो। हालांकि मैंने क्वेश्चन आपको सारे पहले बता रखे हैं, जो पहले आपको मैंने सीरीज दी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनमें सारे क्वेश्चन मेरे लिखे हुए थे। ये वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताना था, ठीक है। तो ये थे, अब ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, ये थे आपके क्वेश्चंस। इनको आप देखिए और आराम से मस्त रहिए, एग्जाम विदाउट टेंशन देके आना। टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है, एक दिन बचा है, मस्त रहिए, कुछ नहीं होगा। जो आपने पूरे साल पढ़ा वो ये आपकी हेल्प करेगा, आप एक दिन में क्या कर लोगे, ठीक है। तो आराम से जो मैं दे रहा हूँ वो कीजिए, मस्ती के साथ एग्जाम देके आना। टेंशन लोगे एग्जाम हॉल में तो चीज़ें भूलोगे, फायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल मस्ती के साथ एग्जाम दीजिए। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।